हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर की और मैं सारे टॉपिक रिवाइज कराऊंगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो जे थॉमसन ने दिया था। हमने लिया कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, ये ग्लास का बना होता है। एक तरफ कैथोड है, नेगेटिव चार्ज है, ये क्या हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकता है। और एक तरफ ये इलेक्ट्रोड लिया एनोड का पॉजिटिव चार्ज, इसमें क्या है, परफोरेशंस। परफोरेशंस क्या होते हैं, होल्स होते हैं। और इसके पीछे हमने फ्लोरोसेंट कोटिंग दिया है ZnS का। याद रखना, इसे हम कनेक्ट करते हैं वैक्यूम पंप से ताकि इसके अंदर जो प्रेशर है गैस का वो मेंटेन कर पाए। और जैसे ही हम हाई वोल्टेज से इसे कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, कैथोड रे बनते हैं फ्रॉम द कैथोड और मूव करते हैं एनोड की तरफ और वो हिट करते हैं फ्लोरोसेंट कोटिंग को। ठीक है, अब ये जो रेज बने हैं ये डिफ्लेक्ट कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड और इनकी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं और एक्चुअल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कैथोड रे इलेक्ट्रॉन्स के बने होते हैं। जे थॉमसन ने क्या किया, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस करके उसने चार्ज और मास का रेशियो निकाला, जो मिला उसको 1.75882 10⁻11 कूलम्स पर केजी इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, उसके बाद आर ए मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज बताया इलेक्ट्रॉन का, जो होता है 1.6 10⁻19 कूलम्स। और इस चार्ज को जब आप इसमें डालोगे चार्ज बाय मास रेशियो में तो हमें मास मिल गया इलेक्ट्रॉन का, विच इज 9.1 10⁻31 kg। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, स्टडी ऑफ एनोड रे। गोल्डस्टीन ने क्या किया, जो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। कैथोड में थोड़े से उसने परफोरेशन किए, हाई वोल्टेज दिया। हाई वोल्टेज देने से क्या हुआ, इसके अंदर जो प्रेजेंट गैस थी ना वो आयनाइज हो गई। उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चले गए और जो गैस के पॉजिटिव आयंस थी वो इस डायरेक्शन में गई, उसे हम एनोड रेस कहते हैं, और पॉजिटिव और कैनाल रेस। अब याद रखना, क्योंकि ये गैस की आयंस थी तो इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। और अगर आप हाइड्रोजन लोगे उसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो H+ जो आयंस है उसमें तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, तो दैट इज प्रोटॉन। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक ने किया था। उसने बेरिलियम पे क्या डाला, अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए, उसके साथ हिट किए तो उसे न्यूट्रल पार्टिकल्स मिले जिनका मास प्रोटॉन से ग्रेटर था। नेक्स्ट हम बात करेंगे चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को E से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को P को, न्यूट्रॉन्स को N से। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, नेगेटिव 1.6022 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन का सेम चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन का 0। रिलेटिव चार्ज की बात करें ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का -1, प्रोटॉन +1, न्यूट्रॉन 0। मास की बात करें इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 10⁻31 kg, प्रोटॉन का होता है 1.673 10⁻27 और न्यूट्रॉन का 1.675 10⁻27। अगर रिलेटिव मास की बात करें इलेक्ट्रॉन का 0, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का 1 होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एटॉमिक मॉडल्स की। सबसे पहले है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इसने क्या बोला, जो एटम है वो कंसिस्ट ऑफ करता है यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओवरऑल एटम क्या है, न्यूट्रल है। इसे हम प्लम पुडिंग और वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। इसकी लिमिटेशन ये है कि वो जो रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट हम बात करेंगे रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। उसने क्या लिया था, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम-2+, लेड की प्लेट से पास किया और यहाँ पे उसके पास एक थिन गोल्ड फॉइल थी। अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल को हिट करने के बाद स्कैटर हुए। यहाँ पे क्या था, एक फोटोग्राफिक प्लेट ऑफ ZnS था। उसने क्या ऑब्जर्व किया, जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स है ना वो एटम से क्या हो गए, पास हो गए। वेरी फ्यू गॉट डिफ्लेक्टेड एंड 1 in 20,000 डिफ्लेक्टेड बैक। और उसने इससे पॉस्टुलेट दिए कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम क्या होता है, एम्प्टी होता है, एंड मोस्ट ऑफ द मास एंड पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल रीजन। तो एक स्मॉल रीजन में पॉजिटिव चार्ज और सारा मास प्रेजेंट है, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस सराउंड करता है इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। मैक्सवेल ने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी और उसने बोला था जब चार्ज पार्टिकल को आप एक्सेलरेट करते हो वो एनर्जी लूज करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर हम बात करें न्यूक्लियस के आगे पीछे इलेक्ट्रॉन अगर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या करने चाहिए, एनर्जी लूज करने चाहिए। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा, वो स्पाइरल करके न्यूक्लियस में फॉल करेगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता था, न्यूक्लियस काफी स्टेबल था। तो रदरफोर्ड फेल्ड टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। नेक्स्ट हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसका सिंबल Z होता है। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसका सिंबल A।
अगर हमारे पास एलिमेंट x है तो z नीचे आता है एटॉमिक नंबर, a ऊपर आता है विच इज मास नंबर। और अगर आपने a माइनस z किया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिलेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप क्या होते हैं? सपोज आपके पास एटम्स है, उनका अगर एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है बट मास नंबर डिफरेंट। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हो सकते हैं, अगर आप एटॉमिक नंबर देखोगे 1 है, मास नंबर 1 2 3 हो सकता है, इसे हम प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम कहते हैं। आइसोबार्स क्या है? जिसमें एटम्स जो हैं इनका मास नंबर सेम होगा बट एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। लाइक आर्गॉन, कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर 18 है, इसका 20 है, बट दोनों का मास नंबर 40 है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, याद रखना उसका क्या होता है, वेव की फॉर्म में होते हैं एंड दे आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या होता है, सपोज y एंड z एक्सिस पे एक तरफ क्या होता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, एक मैग्नेटिक कंपोनेंट, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं और ये इस डायरेक्शन में मूव करते हैं x एक्सिस में, विच इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। याद रखना दे डोंट रिक्वायर एनी मीडियम, सो ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। सबसे पहले है हमारा वेवलेंथ। वेवलेंथ हमारा सिंबल होता है लैम्डा। डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ, तो वेवलेंथ होता है क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। यूनिट की बात करेंगे, 1 एंगस्ट्रॉम होता है हमारा 10⁻⁻10 मीटर्स, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर्स, 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर्स। नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी, इसका सिंबल होता है न्यू। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितनी वेव एक पॉइंट से पास होती हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यूनिट होता है पर सेकेंड और हर्ट्ज। 1 मेगा हर्ट होता है 10⁻6 हर्ट, 1 किलो हर्ट 10⁻3 हर्ट्ज। वेलोसिटी को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन पर सेकेंड, ठीक है। और वेलोसिटी होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनकी वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेव नंबर की बात करेंगे तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो एक यूनिट लेंथ में कितनी वेवलेंथ है, इसका सिंबल होता है न्यू डैश, तो न्यू डैश इज इक्वल टू 1 बाय वेवलेंथ और इसका यूनिट होता है पर मीटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनता है। इसमें कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो एंड रेडियो वेव्स होती हैं। विजिबल रेस की बात करें, इसके रीजन में हमारा क्या होता है, विजिबल रीजन में हमारा बनता है विबग्योर, वायलेट से रेड तक। इसका रेंज होता है 400 to 750 नैनोमीटर। रेड की याद रखना सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है और वायलेट की ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नॉर्मली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम एज ए वेव कंसीडर करते थे, बट कुछ ऐसे फिनोमिनन मिले जिसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर भी कंसीडर किया। सबसे पहले है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये एक आइडियल बॉडी है जो कोई भी रेडिएशन एब्जॉर्ब और एमिट कर सकती है ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, इसे हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। और वो जो रेडिएशन एमिट करती है उसे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। इसको समझाया प्लैंक ने, तो उसने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दिया। प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या है, जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स है जब वो एमिट और एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, मतलब जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट करते हैं वो कॉन्टिन्यूस मैनर में नहीं करते, छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी को वो एब्जॉर्ब या एमिट करते हैं, उन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्वांटम, तो एक को हम क्वांटम कहते हैं, प्लूरल है हमारा क्वांटा, ठीक है। और इसकी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। सो उसने रिलेशन दिया E इज इक्वल टू एच न्यू। एच है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट विच इज 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड। न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी है, हमें पता है स्पीड होती है न्यू इंटू लैम्डा और E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ये आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था और उसने क्वांटम की जगह फोटोन वर्ड यूज किया। उसने क्या बोला, अगर एक फोटोन ऑफ लाइट है वो मेटल की सरफेस को हिट करेगा, मेटल हो सकता है पोटेशियम, रिबीडियम या सीजियम, वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एमिट कर सकता है, उसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और ये जो फोटोन ऑफ लाइट है इसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और न्यू नॉट कहते हैं। तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होगी, एच न्यू होनी चाहिए और न्यू शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन द न्यू नॉट, ठीक है। सपोज इसके पास कुछ एनर्जी है, कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, इसे बोलते हैं एच न्यू नॉट, इसे वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी वो इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv²। नेक्स्ट हम बात करेंगे डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे लाइट है, लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है तो इसका पार्टिकल नेचर है। सिमिलरली जो लाइट है वो डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस भी शो करता है,
वो वेव नेचर शो करता है। सो एज ए रिजल्ट लाइट के दोनों नेचर, मतलब इट हैज़ डुअल नेचर। एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात करेंगे, उसमें दो टाइप है। सबसे पहले अगर हमने लाइट को स्प्लिट किया, सपोज प्रिज्म से लाइट को आपने स्प्लिट किया, तो आपको कॉन्टिन्यूस बैंड ऑफ कलर मिलता है वायलेट से रेड तक, तो उसे हम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की। सपोज आपके पास कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा है, उसको आपने पास किया एक गैस से या सॉल्यूशन से ऑफ एटम या मॉलिक्यूल, तो वो क्या करेगा, जो एटम या मॉलिक्यूल है वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा की कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेगा। जब आप कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा को देखोगे तो आपको डार्क स्पॉट मिलेगा, क्योंकि ये जो वेवलेंथ है एटम मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब कर ली। एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय सब्सटेंस दैट हैज एब्जॉर्ब एनर्जी। तो सपोज एटम मॉलिक्यूल को आपने एनर्जी दी, उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, जैसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में किया था। उसके बाद वो रेडिएशन वो क्या कर देगा, एमिट कर देगा। तब आप जब उस रेडिएशन को देखोगे तो आपको ये लाइंस दिखेंगी, तो ये इसका क्या होता है, अपोजिट होता है। अब ये जो लाइन स्पेक्ट्रा है ना, हर एक एलिमेंट का यूनिक होता है। इसकी स्टडी को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, और इससे हमने कुछ एलिमेंट डिस्कवर भी किया है, रुबीडियम, सीजियम, थेलियम, इंडियम, गैलियम एंड स्कैंडियम। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मतलब हाई इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे गैसियस हाइड्रोजन से, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज, तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की ये रेडिएशन एमिट करेगा, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और याद रखना इसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी वेवलेंथ, तो न्यू डैश होता है हमारा वेव नंबर, ये 1 बाय वेवलेंथ होता है। इट इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, आर होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, आर का वैल्यू है 109677 पर सेंटीमीटर, जेड होता है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन केस में 1 होता है, ब्रैकेट में 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, n1 होता है हमारा इनिशियल ऑर्बिट, n2 होता है फाइनल ऑर्बिट। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंट सीरीज की। सपोज जो इलेक्ट्रॉन है सेकंड, थर्ड या कोई और ऑर्बिट से फर्स्ट में जंप करे, तो हमें अल्ट्रा वायलेट रीजन की स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है, इसे लेमन सीरीज कहते हैं। थर्ड, फोर्थ या कोई भी ऑर्बिट से सेकंड पे जंप करे तो हमें विजिबल रीजन की लाइन मिलती है, तो इसे हम बाल्मर सीरीज कहते हैं। फोर्थ, फिफ्थ से अगर थर्ड पे जंप करे पैशन होता है इंफ्रारेड रीजन, 5, 6 या कहीं से भी फोर्थ में जंप करे ब्रैकेट की इंफ्रारेड लाइन मिलती है, और 6, 7 से फिफ्थ में जंप करें इंफ्रारेड लाइन मिलती है, इसे हम फंड सीरीज कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ। फिक्स सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है, उसे हम ऑर्बिट या स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। इसका याद रखना, हर एक ऑर्बिट का कांस्टेंट एनर्जी और रेडियस होता है, इसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन, और KLMN, तो ये है n1 n2 n3। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर सकता है, नॉर्मली तो वो स्टेशनरी स्टेट में रहता है, बट अगर वो क्या करे, जंप कर सकता है वन ऑर्बिट से अनदर। सपोज फर्स्ट से सेकंड में जंप कर सकता है अगर उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया इन फॉर्म ऑफ फोटोन, और वो हायर से लोअर में भी जंप कर सकता है जब वो एनर्जी लूज करेगा इन फॉर्म ऑफ सम फोटोन। तो हायर से लोअर में जंप करने पे वो एनर्जी लूज करता है। अगर आप पता करना चाहते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड, हम क्या करते हैं, सपोज सेकंड से फर्स्ट में जंप किया हुआ है तो इसकी एनर्जी हो जाएगी E2 और इसकी हो जाएगी E1। याद रखना हायर ऑर्बिट्स की ज़्यादा एनर्जी होती है, तो हम बोलेंगे E2 माइनस E1 इज डेल्टा E। तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या हो गई है, कन्वर्ट हो गया है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अब ये जो रेडिएशन है हमें पता है उसकी एनर्जी किसके इक्वल होता है, h, न्यू के इक्वल होता है। सो हम उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू डेल्टा E बाय h। और साथ में उसने बोला कि हर एक जो हमारा क्या है ऑर्बिट है उसका एक पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम है, उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, mvr इज इक्वल टू nh/2π। ये एंगुलर मोमेंटम है, ये होता है nh/2π, और n है हमारा ऑर्बिट और h है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। बोहर ने रेडियस दिया ऑर्बिट्स का, सो r इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम, और r इज इक्वल टू 52.9 n स्क्वायर बाय z पिकोमीटर pm। ठीक है, n ऑर्बिट हो जाएगा, z एटॉमिक नंबर, और जो भी उसने रेडियस दिया इट इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज लाइक हाइड्रोजन, हीलियम प्लस एंड लिथियम 2+। अगर हम हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे तो n भी 1 हो जाएगा, z भी 1 हो जाएगा, जो रेडियस बनेगा दैट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम, इसे हम बोहर रेडियस कहते हैं। अगर हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है -2.18 10⁻18 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर जूल्स, और इसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिख सकते हैं, -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 10⁻19 जूल्स। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव है, नेगेटिव इसलिए है
जब इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस होता है तो उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट ऑर्बिट, कि वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है, तो एनर्जी उसकी हो जाती है जीरो। बट जैसे वो न्यूक्लियस के पास आता है, न्यूक्लियस उसे अट्रैक्ट करता है, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। अगर हम डिफरेंस ऑफ एनर्जी की बात करें ऑफ द ऑर्बिट, दो ऑर्बिट है उनका डिफरेंस ऑफ एनर्जी फाइंड करना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो 2.18 10⁻⁻18 1/n1 स्क्वायर माइनस ऑफ 1/n2 स्क्वायर। n1 हो जाएगा इनिशियल ऑर्बिट, n2 होगा फाइनल ऑर्बिट। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है मतलब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जंप कर रहा है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो मतलब हायर से लोअर ऑर्बिट में जंप करके एनर्जी रिलीज कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। जब हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो लाइंस था उसे डिटेल में देखा तो हमने क्या देखा कि एक लाइन नहीं है, उसकी जगह एक्चुअल में देर इज ए डबलेट, दो लाइन है, दैट इज क्लोजली स्पेस्ड, और ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, नेक्स्ट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम कंटेनिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। जो बोहर मॉडल था वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए था, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2+। तो जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट फेल टू एक्सप्लेन। जब हमने स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड में डाला तो वो क्या हो गई, स्प्लिट हो गई, इसे जीमान इफेक्ट कहते हैं। और अगर हम स्पेक्ट्रल लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे वो भी स्प्लिट हो जाती है, उसे हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और लास्ट में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे फॉर्म होते हैं, बाय केमिकल बॉन्ड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन की। डी ब्रोगली ने बताया कि जो भी पार्टिकल होता है उसका भी एक वेव नेचर होता है, और उसका अगर हम वेवलेंथ चाहें तो फाइंड कर सकते हैं। सपोज हमारे पास पार्टिकल है, उसका मास m है, वेलोसिटी v है, तो लैम्डा मतलब वेवलेंथ इक्वल टू h/p। h है प्लैंक कांस्टेंट और p है हमारा मोमेंटम। आप ऐसे भी लिख सकते हो h/mv। बट याद रखना ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, जिसमें मास क्या होता है, काफी ज्यादा स्मॉल होता है। जब मास काफी ज्यादा स्मॉल होता है तभी जो वेवलेंथ है वो क्या हो सकती है, आप देख सकते हो। बट अगर जो लार्ज पार्टिकल लिया उसका मास क्या होगा, काफी ज्यादा होगा, वेवलेंथ विल बिकम नेग्लिजिबल, तो आपको उसकी वेवलेंथ नहीं दिखेगी। जैसे इलेक्ट्रॉन है लैम्डा इक्वल टू h/mv, अगर हमने वेलोसिटी लिया 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, h का वैल्यू हम पुट कर देंगे, मास होता है 9.1 10⁻31 kg इंटू 10⁻6, तो हमें इसका वेवलेंथ मिल जाएगा विच इज 725 नैनोमीटर्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ब्रैकेट में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का नहीं बता सकते। ठीक है, सपोज हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, अगर हम चाहते हैं इसकी पोजीशन को ऑब्जर्व करना, हम फोटोन ऑफ लाइट से हिट करेंगे, एज ए रिजल्ट हम इलेक्ट्रॉन को देख पाएंगे। ठीक है, तो हमें पोजीशन पता चल जाएगी, बट जैसे ये फोटोन हिट करेगा इसकी एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो जाएगी और एज ए रिजल्ट इसका मोमेंटम और वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें फॉर्मूला की डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। डेल्टा एक्स होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, कि एक्चुअल पोजीशन से कितना वेरिएशन हो सकता है, तो उसे हम बोलते हैं डेल्टा एक्स। और डेल्टा पी क्या हुआ, एक्चुअल मोमेंटम में कितना वेरिएशन हमें मिल सकता है। ठीक है, अगर डेल्टा एक्स कम है तो मतलब अनसर्टेनिटी हमारी क्या है, कम है, मतलब हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। तो डेल्टा पी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इसकी अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब इसकी मोमेंटम को फाइंड करना हमारा डिफिकल्ट हो जाएगा। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, इट रूल आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का हम डेफिनेट पाथ नहीं बता सकते क्योंकि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम हम नहीं बता सकते, और ये सिग्निफिकेंट है ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स की, द ब्रांच ऑफ साइंस टेकन इनटू अकाउंट डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। तो इस ब्रांच ऑफ साइंस में हम डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर को अकाउंट करते हैं। श्रोडिंगर ने इक्वेशन दिया था H, इसे बोलते हैं हम साई ई साई। जो H है इट्स ए मैथमेटिकल ऑपरेटर कॉल्ड एज हैमिल्टोनियन। ठीक है, और E है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तब हमें मिलता है वेव फंक्शन, और वेव फंक्शन हमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। याद रखना वेव फंक्शन की बहुत सारी वैल्यूज आती हैं, कुछ वैल्यूज क्या होती है, परमिसिबल होती है और उसकी सर्टेन एनर्जी होती है, तो उन्हें हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट फीचर की बात करेंगे हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की।
द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटाइज। तो एक फिक्स एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, जो क्वांटाइज एनर्जी लेवल आए हैं दैट इज बिकॉज ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी हम नहीं बता सकते ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इट इज वेव फंक्शन और साई ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, और जो साई स्क्वायर है ये हमें बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्बिटल की। ऑर्बिटल क्या होता है? रीजन इन स्पेस इन विच देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। एक 3 डायमेंशनल रीजन होगा जहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, उसे ऑर्बिटल कहते हैं। और नोड क्या होता है? जहाँ पे 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर क्या होते हैं? हम ये कुछ सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जो शेप साइज एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल बताते हैं। 4 तरह के होते हैं। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमें डिस्टेंस और एनर्जी ऑफ शेल बताता है। इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं, और n हमारा हो सकता है 1 2 3 4 और k l m n, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हर एक शेल में होते हैं 2n²। नेक्स्ट हम बात करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर की, और इसे हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं l। इसमें हमने क्या किया? शेल को फर्दर डिवाइड किया हुआ है सब शेल में ऑन द बेसिस ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम हम कैलकुलेट करते हैं अंडर रूट ऑफ l+1 h/2π। ये हमें 3 डायमेंशनल स्पेस भी बताता है ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, अब l की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 1 2 3 हो सकती है, और इसमें कोरस्पॉन्डिंग सब शेल होंगे s p d f। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं l इज इक्वल टू 0 to n-1, मतलब जब n की वैल्यू 1 है तो इसमें कितने सब शेल होते हैं? 0 to 1-1 हो जाएगा 0, तो इसमें एक ही सब शेल होगा। इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? 1, l की वैल्यू 0 है s, तो ये हो जाएगा 1s। सिमिलरली 2 में नंबर आ जाएगा हमारा 0 and 1, इसे हम बोलेंगे 2s and 2p। 3 में आ जाएगा 0 1 2 3s 3p 3d, और 4 में हमारे सब शेल आ जाएंगे 4s 4p 4d and 4f। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे ml से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें क्या बताता है? सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। सो ये स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता है, ऑर्बिटल इन सब शेल। सपोज हमारे पास है m इज इक्वल टू -l2 + l, ये फॉर्मूला है। l का वैल्यू 0, मतलब ये s जब सब शेल है m 0 होगा, मतलब एक ऑर्बिटल प्रेजेंट है। l का वैल्यू 1 होगा, मतलब p जो हमारा सब शेल है इसमें m होगा -1 0 +1, मतलब 3 ऑर्बिटल। जब l की वैल्यू 2, मतलब d हमारा सब शेल, m का वैल्यू -2 -1 0 1 2 मतलब 5, और सिमिलरली f में हमारे 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर s से रिप्रेजेंट करते हैं, और याद रखना जो एक ऑर्बिटल होता है उसमें क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन की अपोजिट स्पिन होती है, तो डायरेक्शन दोनों की क्या होती है? अपोजिट। एक क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एक को हम +½ लिखते हैं और सेकेंड को हम -½ से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्वांटम नंबर। सपोज हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया हुआ है n, ये जो हमें शेल बताता है 1 2 3 और k l m। इससे हम सब शेल बता सकते हैं। फॉर्मूला यूज करेंगे l इज इक्वल टू 0 to n-1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, इसकी वैल्यू आएगी 0 1, इसकी आएगी 0 1 2। मतलब जो फर्स्ट हमारा शेल है इसमें एक ही सब शेल है, इसमें 2 सब शेल है सेकेंड में, और 3 में 3 सब शेल है, तो इसे हम s बोलते हैं। ये sp हो जाएगा, ये हो जाएगा sp d। नेक्स्ट अगर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने हैं तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। ml होता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -l2 + l, तो 0 का आ जाएगा 0, मतलब सिर्फ इसमें एक ऑर्बिटल है, 0 का 0 आ जाएगा। 1 का 3 आ जाएगा, -1 0 +1, मतलब इसके 3 ऑर्बिटल है। d के हमारे 5 ऑर्बिटल होंगे। और s है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, ये रिप्रेजेंट करता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक का प्लस स्पिन एक का माइनस स्पिन, तो सारे ये जो ऑर्बिटल्स हैं हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स शेल में कैलकुलेट करने हैं तो ये एक शेल है, इसमें एक ऑर्बिटल है। ये वाले शेल में कितने ऑर्बिटल दिखेंगे आपको? 1 2 3 4। इस वाले शेल में आपको दिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं n²। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, जितने ऑर्बिटल है डबल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2n²। अगर आपको शेल से नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताने हैं तो हम ये यूज कर सकते हैं 2l+1। s की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 वैल्यू पुट करोगे तो एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल, f में 7 ऑर्बिटल, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? इसमें हो जाएंगे 2, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें 14। नेक्स्ट हम बात करेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल। जो साई स्क्वायर है ये हमें बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इसे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप एक डायग्राम बना सकते हो जिसमें आप शो करोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, कहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। उस डायग्राम को बोलते हैं हम बाउंड्री सरफेस डायग्राम, और ये हमें बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल। अगर हम एस ऑर्बिटल की बात करें, एक स्फेरिकल स्पेस आता है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है।
जैसे ये है 1s। 2s में भी क्या है, स्फेरिकल शेप है, बट इसमें एक ऐसा रीजन आता है जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, नोड। p ऑर्बिटल होता है हमारा डम्बल शेप, और हमें पता है 3 तरह के p ऑर्बिटल हो सकते हैं, ठीक है। एक क्या होता है p ऑर्बिटल, x एक्सिस में प्रेजेंट होता है, ये px है, y एक्सिस में प्रेजेंट होता है, ये py होता है, और z एक्सिस में ये होता है हमारा pz, ठीक है। और याद रखना तीनों की ना इक्विवेलेंट एनर्जी होती है, तो इन्हें हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे d ऑर्बिटल की। जो d ऑर्बिटल है वो डबल डम्बल शेप होता है। अगर x और y एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है तो ये dxy होता है, y और z के बीच में dyz, x और z के बीच में dxz, और अगर वो x और y के ऊपर प्रेजेंट है तो dx² -y²। अगर z पे प्रेजेंट है और x पे प्रेजेंट है और x में क्या हो रहा होता है, रोटेट हो रहा होता है, तो इट्स इन ए फॉर्म ऑफ रिंग, तो इसे हम dz² कहते हैं। पांचों की इक्विवेलेंट एनर्जी है, तो इसे हम डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि नोड को हम कैसे कैलकुलेट करें। एक ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। रेडियल नोड क्या होता है, एक स्फेरिकल रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, कैलकुलेट कर सकते हैं n-l-1 से। एंगुलर नोड और ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है, एक प्लेनर रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसे l से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों को ऐड कर लोगे तो टोटल नोड आता है n-1। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। याद रखना हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन वो डिटरमाइन करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल का सेम है तो सेम एनर्जी होगी, अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एनर्जी होगी। जैसे 1s है, उससे ज़्यादा एनर्जी होगी 2s 2p की, उससे ज़्यादा एनर्जी होगी 3s 3p 3d, और उससे ज़्यादा एनर्जी होगी 4s 4p 4d 4f। इन सब की सेम एनर्जी होगी क्योंकि इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। बट मल्टी इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाता है, एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सो एज ए रिजल्ट वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साथ में एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन तो होती है बट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होती है। शील्डिंग ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन। जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के क्लोजर होते हैं, वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होती है, सो जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है न्यूक्लियस से उनको कम अट्रैक्शन मिलता है, तो उस अट्रैक्शन को जो कम हो चुका है इसे बोलते हैं हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और Z इफेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम और हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले है अबाउस प्रिंसिपल। ये हमें बताता है जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिल्ड होते हैं वेरियस ऑर्बिटल्स में इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फिल होगा, फिर हायर एनर्जी ऑर्बिटल फिल होगा। इसे हम ऐसे बना सकते हैं 1s से लेकर 7s, 2p से 7p तक, 3d से 6d, 4f, 5f। इसको हमने बना लिया। इसको हम ऐसे करके क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। पहले 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। सो ऐसे करके ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। सपोज आपको 2 ऑर्बिटल दे दिए और आपको पूछा कि इसमें ज़्यादा एनर्जी है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप n लिख लोगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका 1 है, इसका 2 है, 3, 3, 4, 3। फिर हम l लिख लेंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर, s का होता है 0, p का 1 होता है, d का 2। ऐड कर लेंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5। अब जिसका n प्लस l छोटा होगा, स्मॉल होगा, वो क्या होगा, उसकी कम एनर्जी होगी, वो पहले फिल होगा। पहले 1s होगा, फिर 2s होगा। जब n प्लस l दोनों का सेम आ गया, तो जिसका n छोटा है, ठीक है, नंबर दोनों का 3 है बट n का वैल्यू इसका 2 है, ये स्मॉल है, तो पहले ये फिल होगा। इन दोनों में भी देख लोगे आप, अगर ये है 3p 4s में 3 जो है वो स्मॉल है, तो पहले ये फिल होगा, ये फिल होगा। सो दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन हैव सेम 4 क्वांटम नंबर। एक एटम में अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर मैच नहीं करेंगे। और अगर आपके पास ऑर्बिटल है, उसमें एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनकी अपोजिट स्पिन होती है। जैसे हीलियम है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 से लिख सकते हैं, एक ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इनका क्वांटम नंबर हम लिखें, एक n हो जाएगा हमारा 1, l हो जाएगा हमारा 0, ml हो जाएगा 0। पहला होगा, एक तरफ स्पिन होगा, ये अपोजिट स्पिन होंगे, एक होगा प्लस हाफ माइनस हाफ। इन दोनों इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर देखेंगे तो 1, 0, 0, एक का हो जाएगा प्लस हाफ, एक का माइनस हाफ, तो इनके चारों क्वांटम नंबर मैच नहीं करेंगे, एटलीस्ट ये क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। सो नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम 4 क्वांटम नंबर। नेक्स्ट हम बात करेंगे हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी से। हम एग्जांपल से देखेंगे, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये फिल होंगे,
ठीक है, 1s2 2s2 2p4 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल होंगे। ठीक है, सबसे पहले 1s में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे अपोजिट स्पिन, ऐसे 1 2, 2s में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे 1 2। अब 2p में ना क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, और याद रखना ये जो तीनों ऑर्बिटल हैं p के, उनमें इक्वल एनर्जी होती है। तो पहले क्या होगा, तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसके बाद 4th इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल में जाएगा, तब पेयरिंग होगी। तो ये क्या बोलता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल बिलोंग टू द सेम सबशेल does not take place until each orbital belong to that subshell got 1 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले एक ही सबशेल के सारे ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसके बाद ही क्या हो सकता है, पेयरिंग हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। s में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जाएंगे, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, d में 10 और f में 14। सबसे पहले हाइड्रोजन से शुरू करेंगे, इसमें आ जाएगा 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, हीलियम में 2 होंगे 1s2। अब ये s कंप्लीटली फिल हो गया तो हमारा 2s शुरू हो जाएगा, 2s1 2s2, ये कंप्लीटली फिल हो गया, 2p शुरू हो जाएगा, 2p 6 तक कंप्लीटली फिल होगा नियॉन में। उसके बाद 2p6 के बाद हमारा 3s1 3s2 3p1 3p2 3p3 3p4 3p5 3p6 तक आर्गॉन तक फिल होगा, ये जो नोबल गैस है। 3p6 के बाद 4s1 4s2, फिर हमारे पास आता है 4s के बाद 3d1, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, और Sc से Zn तक हमारा क्या हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ हाफ एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। अगर क्रोमियम की बात करें, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 24 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 4s2 3d4, बट एक्चुअल में ये नहीं होता है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है 4s1 3d5। सिमिलरली कॉपर एटॉमिक नंबर 29 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d9, जो एक्चुअल में करेक्ट नहीं होता है। करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d10। अब याद रखना, डी में हमें पता है 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हाफ फिल्ड हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स तो ये फुली फिल्ड होता है। और याद रखना ये स्टेबल इसलिए होते हैं हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो भी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें रिपल्शन कम होती है, एटम ज़्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट होता है एक्सचेंज एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन में सब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम है, तो एक दूसरे से वो अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज एनर्जी रिलीज करते हैं, एज रिजल्ट एटम ज़्यादा स्टेबल होता है। आई होप आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझ आया है। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो आपको बाकी चैप्टर्स के मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।